नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। 5 जून से आपके एग्जाम एनटीपीसी के प्रारंभ होने वाले हैं। आप सभी की तैयारियां कैसी हैं जरूर कंफर्म करिएगा। 5 तारीख को जिन जिन अभ्यर्थियों का पेपर है उनके लिए मैंने उन सभी सवालों को यहां पर कलेक्ट करने की कोशिश करी है। ज्यादा सवाल नहीं लूंगा, लेकिन इतने दमदार सवालों को लूंगा, रिपीटेड सवालों को लूंगा जिनका पूछे जाना मस्ट ही होता है, श्योर होता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन सवालों को आप पढ़िए और जब आप 5 तारीख का पेपर देंगे तो आपको खुद ही रियलाइज होगा, नहीं इस स्तर का सवाल हमको देखने को मिला था, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस बनेगा। मैं इस बात की श्योरिटी आपको देता हूं। वीडियो को सभी लोग ध्यान से देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सभी अभ्यर्थियों को फायदा मिले, ये जरूरी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने हद तक हो सकती थी मैंने आपको प्रोवाइड करी और आगे भी आपको एनालिसिस के माध्यम से जोड़े रहूंगा। सभी लोग तेजी के साथ अपने इस सेशन से जुड़े और एक एक सवाल को अच्छे से आकलन करें, समझे और अपनी तैयारियों में इसको शामिल करें। 5 तारीख वाले इसके बिल्कुल मत करना, एक एक सवाल देख लेना, श्योर मैं आपको कर रहा हूं। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं सवाल पर। यह सवाल मैंने एनालिसिस किया, 2021 का सवाल है, लेकिन यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। इस पैटर्न पर सवाल आपको देखने को मिलता है, इसलिए इस सवाल को बहुत ही सीरियसली आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन यह है कि रवि और राजेश, देखिए एमटेक कार्यक्रम में शामिल होते हैं, कोई एमटेक का प्रोग्राम आप जानते ही हैं, उसमें शामिल होते हैं और एक प्रवेश परीक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किया। रवि को जो है राजेश से 8 नंबर ज्यादा मिला है और उसके अंक उनके अंकों के योग के 52% थे। जो टोटल उन लोगों को मिला था उसका 52% अकेले रवि को प्राप्त हुआ था। रवि और राजेश ने क्रमशः कितने कितने अंक प्राप्त किए थे। देखिए इस तरह का सवाल आपको जरूर परीक्षा में देखने को मिलता है। आइए मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये है रवि जी और ये है राजेश जी, करेक्ट है। अब आपको पता है इन दोनों के अंकों का अंतर, ये रवि हैं, ध्यान से देखिएगा, और ये राजेश जी हैं, दोनों के अंकों का अंतर पता है, 8 अंक का डिफरेंस है। लेकिन यहां पर अगर मैं आपसे कह दूं कि रवि को मान लीजिए ए नंबर मिला और राजेश को बी मिला, तो दोनों के अंकों का जोड़ आप बताओ कितना है, ए प्लस बी है। सवाल हमसे कहता है क्या कि रवि को राजेश से 8 अंक ज्यादा मिला है, अलग बात हो गई, लेकिन इसके साथ साथ उसने कहा है कि उसके अंक मतलब रवि के अंक, उनके अंकों के योग का 52% है। इस 52% को अगर हम डिफाइन आपसे कर दें तो आप कह सकते हैं कि 52/100 होगा। और 52/100 का मतलब होता है 4 से करिए 13 बार और 4 से करिए 25 बार। कहा जाएगा इस टोटल ए प्लस बी का मान यदि 25 है, क्या है 25 है, तो इस 25 में ध्यान से देखिएगा 13 नंबर तो किसको मिलेगा, यहां पर रवि को मिलेगा, 13 इनको मिलेगा। तो यहां पर इनको भाई कितना मिल जाएगा, आप समझ गए, अगर टोटल 25 था और 13 इनको मिला है तो 12 मिला होगा, किसको बताएं, राजेश को मिला है। अब ऐसी स्थिति में आपने दोनों के डिफरेंसेस को देख लिया, दोनों का जोड़ भी देख लिया, दोनों के अलग अलग अनुपातिक भाग भी देख लिए और ये भी देख लिया कि इनके जोड़ का जो 52% है इनको मिला भी हुआ है। ज्यादा कितना मिला है आप चेक कर लो, 1 मिला है भाई, 13 इनको 12 इनको अनुपातिक भाग हो गए। 1 का मान अगर आपको 8 दिख रहा है वहां पर आपके सामने है, तो इनका अंक अगर मुझसे कोई पूछे जो कि रवि जी हैं, अगर रवि का कोई अंक पूछेगा तो मैं कहूंगा 13 है, 13 8 104 है, तो रवि के अंक को मैं 104 बताऊंगा। जबकि राजेश के अंक की बात अगर आप लोग करोगे तो राजेश का अंक 12 है, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12 8 96। एक को मिला है 108, दूसरे को मिला है 96, 108 और 96, 13 8 104 होगा, 108 नहीं होगा भाई, 104 होगा। और एक इनका अंक राजेश का 96 है। तो इस हिसाब से अगर इसका राइट सोल्यूशन आप लोग चेक करेंगे तो राइट सोल्यूशन कहां पर है, सी ऑप्शन में है, 104 और 96। यहाँ करेक्ट आंसर आपको सामने से साफ साफ दिख रहा है, 104 मिला है रवि को और 96 मिला है राजेश को। तो राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन आप सभी लोग अच्छे से उतार लें, कंफर्म कर लें और कमेंट भी करके बता दें कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं नेक्स्ट आपको एक दूसरे सवाल पर ले चलता हूं। एक वस्तु का 1/3 भाग, ये भी बहुत शानदार सवाल है और यह भी सवाल अक्सर आपके पूछे जाने की गुंजाइश में रहता है। सवाल कहता है एक वस्तु का 1/3 भाग 15% के लाभ पर, 1/4 भाग 20% के लाभ पर बेचा जाता है और जो शेष हिस्सा बचता है उसे 24% की लाभ की दर से बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 62 रुपए का हुआ था तो वस्तु की लागत मूल्य क्या थी, मतलब कंप्लीट कितना इन्वेस्टमेंट था, ये हमको बताना है। आइए मेरी बात को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अब ऐसे में कोई सोचे चले हम 100 मान के कर दे, कोई 1 मान के कर दे, तो भाई ऐसे बिल्कुल मत करना। आपको यहाँ पर 1/3 दिख रहा है, 1/4 दिख रहा है, लागत को 3 और 4 अर्थात 12 से कटने वाली संख्या लेनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि आप 12 ही क्यों ना ले लें, ठीक है, 12 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। और थोड़ा सा अगर और बढ़ा दें तो आपके लिए आसान हो जाएगा
120 ले लीजिए। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नंबर जीरो के साथ आएंगे तो परसेंटेज निकालना अपने लिए आसान रहेगा, बाकी करने को कुछ भी ले सकते हैं। अब इसका देखिए पहला हिस्सा वस्तु का 1/3, आप अगर इसका 1/3 करेंगे तो 3 से भाग करेंगे तो 40 आएगा। अब इसका 1/4 अगर आप करेंगे, 4 से भाग करिए 30 दूसरा हिस्सा। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि पहला हिस्सा अगर 40 है तो दूसरा हिस्सा 30 है, 40 30 70 50 120 होता है, और तीसरा हिस्सा आपको समझ में आया होगा 50 है। अब इनका निवेश करिए, देखिए निवेश मतलब ब्याज, और ब्याज कैसे कैसे प्राप्त हुआ उसको समझिएगा। पहला हिस्सा 15%, 15% क्या होता है, 15 चौके 60, 15 चौके 60 मतलब 6 का लाभ है, मतलब 15% लाभ मतलब एक प्रकार से 6 का लाभ। कैसे किया बताओ, 15/60, 15/100 गुणे 40 कर दिया, वैसे भी परसेंटेज हटेगा तो 15 चौके 60, 600 को हम 2 शून्य खत्म कर देंगे, 6 हो गया। इसकी बात करा जाए तो यहाँ पर 20% है, तो 20 यहाँ 600, ये भी आप समझ गए होंगे 6 ही रुपए का लाभ प्राप्त होगा, 6 रुपए का। और जो फाइनली हमारे पास 50 बना है उसको 24% के लाभ पर बात किया जा रहा है। 24 पंचे 120 होता है, 1200 को भाग करेंगे तो 12 रुपए का लाभ यहां से प्राप्त होगा। अगर आप 24% की बात करते हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है बताइए 24% का मतलब 1200 रुपए का लाभ यहां से प्राप्त होगा, 12 रुपए का। टोटल देखिए 6 6 12 12 24, टोटल लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, 24 प्राप्त हो रहा है। अब यहां पर 24 लाभ प्राप्त हो रहा है, जो कि एक्चुअल लाभ कितना दिख रहा है आपको, 62 दिख रहा है, ये आपके सामने है। जैसे आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, किसी तरह का कोई गुंजाइश, कोई प्रॉब्लम, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आप लोग समझ कर चलिएगा। और अब आप खुद सोचो कि यह 24 रुपए का लाभ तब है जब कुल निवेश अपने पास कितना है, 120 है। और अगर मान लीजिए अपना लाभ कितना होता, 62 होता, तो कुल निवेश कितना होता, 24 पंचे 120 कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर कितना देखिए, यहाँ पर 5 से गुणा करिए, 5 दूना 10, 5 छंगे 30 से कितना होता है, 31 होता है। 310 रुपए यहाँ पर कुल निवेश था, कुल लागत थी, जो ऑप्शन नंबर ए में आपके सामने था। क्लियर, आप लोग देख सकते हैं। तुलना इस प्रकार से करना हमारे लिए परफेक्ट है। यहां पर अगर कुल 24 हो रहा था तो अपना कुल निवेश 120 था, और अगर इसने हमसे कहा था लाभ 62 है तो उसके हिसाब से हमने कंपैरिजन किया। 310 रुपए इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन बन रहा है, जो आपका कुल निवेश, कुल लागत, कुल निवेश माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया सा है। अक्सर हम लोग दुकान पर, देखो ये दुकान से जाने से अलावा हमने 2018 में इस सवाल को देखा था, लेकिन इसके अलावा भी यह सवाल कई बार रिपीटेशन की दौर में आया है और इस पैटर्न का देखने को मिला, इसलिए मैंने इस सवाल को यहाँ पर कैटेगरी में रखा है। आप सभी लोग ध्यान से इस सवाल को भी आकलन करिए, समझिए। एक दोषपूर्ण वस्तु है, दोषपूर्ण मतलब खराब वस्तु है, जिसकी कीमत 1200 रुपए है, मतलब अगर हम उसकी प्राइस मार्केट में पता करते हैं तो कहता है 1200 रुपए है, लेकिन दुकानदार कहता है कि हम उसको 15% की हानि पर दे देंगे, ले जाओ भाई यार, खराब है, हमारे भी स्टॉक से निकल जाए और आपका भी काम चल जाए। जैसे कभी कभी हम लोग के साथ होता है कि अगर हम सामान खरीदने गए और मार्केट में वो सामान महंगा मिल रहा है, अचानक देखा मैंने उसमें कुछ फॉल्ट मतलब कमी थी, तो हमने कहा यार कुछ कम कर दो, बेच दो इसको, ऐसे हम लोग कर लेते हैं। 15% की छूट पर उसे दिया जा रहा था, लेकिन हमने भी रिक्वेस्ट करी और जिद कर ली कि नहीं, हमें 5% और कम करके दीजिए। तो कितने रुपए में वह वस्तु बिकेगी ये हमको बताना है। इसको सतत से लगाइए, एकदम क्लियर आ जाएगा। जैसे पहली छूट 15% की दी गई है, पहली छूट कितने की दी गई है, 15% की। दूसरी छूट जो सतत रूप से है वो 5% की है, तो 15% होता है 15, 5 बिसाम में 100, 5% मतलब 1 बटा आपका 20 होता है, 20 पंचे 100 होता है ना, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। 20 का सामान 3 कम करके 17 में बेचा जा रहा है, फिर 20 का सामान 1 कम करके 19 में बेचा जा रहा है। इसका मतलब 400 का सामान 17 9 153 कैरी 15 होता है, 17 के 17 15 32 होता है, 323 में बेचा जा रहा है। यदि 400 का मूल्य 1200 है तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 तिया कर दीजिए 1200, 3 तिया 9 होता है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ये आपका 900 कितने में बिकेगा बताइए, 969 रुपए में बिकेगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। 969 रुपए में वह सामान मिल जाएगा, जिस सामान की प्राइस 1200 रुपए दिख रही थी, एक बार 15% की छूट, फिर एक बार 5% की सतत छूट, दोनों छूटों को लगा देने के बाद वह प्राइस आपको 969 में प्राप्त हो जाएगी, वह सामान मिल जाएगा आपको, आप आराम से खरीद सकते हैं, ला सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल आपके सामने है। इस सवाल को देखिएगा, 7.2 वर्षों के लिए निवेश की गई कोई राशि है, कोई पैसा हमने इस वर्ष के लिए 7.2 वर्ष के लिए मैंने निवेश किया था, एक राशि। परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी वैल्यू, जो अमाउंट प्राप्त होता है आफ्टर एडिंग इंटरेस्ट इन द प्रिंसिपल इज कॉल्ड द मेच्योरिटी वैल्यू। राशि के रूप में 5,768 रुपए, मतलब इतना अमाउंट आपको प्राप्त होता है। यदि साधारण ब्याज की दर 2% प्रति वर्ष
उससे अधिक होती, उसका कहना है कि अगर ब्याज की दर 2% ज्यादा होती तो जो परिपक्वता वैल्यू होती, मेच्योरिटी वैल्यू 6,272 रुपए हो जाती। निवेश की गई मूल राशि क्या होगी? एक बात दिमाग में रखिएगा, साधारण ब्याज बहुत ही शानदार किस्म का ब्याज होता है, इसलिए क्योंकि वह अपने प्रिंसिपल का कोई चेंज नहीं करता है। उसने एक बार जो ब्याज निकाल दिया वह जीवन भर उसी ब्याज का उपयोग करते रहता है, क्योंकि वह अपने प्रिंसिपल एथिक्स में कोई परिवर्तन नहीं करता है। यहां पर सवाल कहता है कि जो समय था वो समय था 7.2 वर्ष, 7.2 वर्ष था। अब सवाल कहता है कि इसको हमने 7.2 वर्ष तक के लिए अपने पैसे को निवेश किया और हमको एक अमाउंट मिला था। देखो ये अमाउंट मिला था आपको 5,768, कोई हमने ब्याज दर यूज किया था। हमने कहा बस केवल इतना सा मैंने फर्क डाला क्या कि हमने जो दर थी ना उसको 2% बढ़ा दिया। 2% की वृद्धि दर में हमने कर दी, 2 वर्ष की नहीं, 2 वर्ष तो समय होता है, 2% की हमने वृद्धि कर दी दर में, किया जो भी दर थी आपके पास। तो यहां से जो मेच्योरिटी वैल्यू बनकर आई, दूसरा जो अमाउंट बनकर आया, वह अमाउंट हमको प्राप्त हुआ 6,272 रुपए। मतलब ये क्यों बढ़ा? क्योंकि हमको ब्याज ज्यादा मिला। और ब्याज क्यों ज्यादा मिला? क्योंकि हमने 2% की दर से ब्याज दर को बढ़ा दिया था। तो सही पूछा जाए तो आपको इन 7.2 वर्षों में कितना ब्याज बढ़कर मिला था, इसके लिए मैंने 7.2 को 2 से गुणा किया, तो 14.4% का ब्याज हमको अधिक प्राप्त हुआ था। ये हमको ब्याज में वृद्धि दिखी थी, ये ब्याज में वृद्धि दिखी थी, करेक्ट है। अब इस वृद्धि को थोड़ा सा आप भिन्न में कन्वर्ट करें। सबसे पहले परसेंटेज हटा दें तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, दशमलव हटा दे 1 जीरो और आ जाएगा, 4 से काट ले 4 तियां 12 होता है और 4 छंगे 24 होता है, 4 दूना 8, 250 हो जाएगा। एक बार चाहे तो और हम ले जा सकते हैं, 2 18 हो गया और 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, मतलब ये 18/125 हो गया। 18/125 का मतलब 18 आपकी ब्याज की वृद्धि है, ये ब्याज की वृद्धि है, और 125 क्या है बताएं? प्रिंसिपल है। और यहां पर भी जो वृद्धि ब्याज में हुई है उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 12 से 8 4 होता है और 6 से 6 जीरो हो जाएगा, 12 7 5 होता है, 504 हो गया, करेक्ट है, 504 हो गया। हम कह दें कि 18 का मान 504 है, 18 का मान 504 है, तो आपको 125 का मान बताना है, यहीं से अपना प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। 9 दूना 18 होता है, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 45 5, 9 छंगे 54, फिर से 2 से काटिए, 28 बार गया। अब 28 का गुणा आप कर दो 125 में, तो 28 का गुणा 125 में करिए तो कितना? 125 अट्ठे 1000 होता है, 0 100 हो गया, 125 दूना आपका 250 में 100 जोड़ा तो 3500 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर यह धन आपका 3500 था, अर्थात वह प्रिंसिपल जो निवेश की गई धनराशि थी हमारी 3500 थी, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है। तो राइट सोल्यूशन इस सवाल के लिए आपको 3500 मिला है, जो बढ़िया सवाल है, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, इसलिए इस सवाल पैटर्न को बहुत ध्यान से देखिएगा और जरूर कंफर्म करिएगा प्लीज, मैं आप लोगों को श्योर कर रहा हूं, ठीक है। चलिए कुछ और सवाल है, मैं आपको बता दूं, ये बहुत शानदार सा सवाल मैं आपको दिखा दूं, अक्सर इसको आप लोग एग्जाम में फेस कर सकते हैं, देखने को मिल सकता है। एक्स और वाई सीधे अनुपात में है, मतलब इसे हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, समानुपात के रूप में है। y का मान 92.5 है, जब x आपका 37 है। कह रहा जब x 16 होगा तो y का मान क्या होगा? सीधा सीधा सवाल है, 2022 का सवाल है, और इस पैटर्न पर एक आपका व्युत्क्रमानुपात भी आता है, सतत समानुपात भी आता है, जो अक्सर पूछ लेता है, इसलिए मैंने इस सवाल को प्रायोरिटी दी है। अगर देखो सतत समानुपात का सेंस क्या होता है कि x मतलब y के साथ कंटिन्यूड है, जिस तरह से x है, जिस क्रम में y बढ़कर आया है उसी तरह से हर जगह चेंज हो। जैसे मेरा मान अगर x 1 है, आपका मान 2 है, तो अगर मेरा 5 होगा तो आपका 10 होगा, अगर मेरा 10 होगा तो आपका 20 होगा, 10 डबल होता रहेगा। सेम वही अप्रोच है, इसने कहा कि x अगर मेरा 37 है तो y का मान कितना है बताएं? y का मान 92, ठीक है, यही लिखा है 92.5 है, नॉट 92। और अगर इसने कहा कि x हमारा अगर 16 है, कितना है? 16 है, अगर x 16 है तो y का मान अपने को बताना है, एकदम जस्ट तुलना करनी है। आइए हम लोग ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कैसे निकल करके आता है। 37 से हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 37 दूना क्या होता है? 74 होता है। इसको डिवाइड ही करिए, एकदम आ जाएगा, 37 दूना 74 होता है। 92 से आप 74 निकालें, 12 से 4 8 होता है, 8 से 7 1 होता है, 5 जाएगा तो यहाँ पर हमको
2.5 दिखेगा, क्योंकि 5 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 5 सते 35, फिर देखिए आपके पास 150 ही आएगा ऐसे में 5 लगाने पे। 5 सते 35, 5 या 15 3 18। 2.5 का गुणा आप किससे कर दो, 16 से। 16 गुणे 2.5 कर तुलना, जस्ट तुलना किया। 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 8 40 के शून्य हासिल 4, 16 सॉरी एकदम सीधा कर दीजिए, 16 पंचे 80 शून्य हासिल 8, 16 दूना 32 8 कितना होता है बताएं, 40 होता है। 40.5 मतलब 40.0 का अर्थ कितना होता है, केवल 40 रुपए। जैसे अगर इसने कहा कि आपका मान अगर x का मान अगर 37 था तो y का मान 92.5 आया था, उसी क्रम में जब x का मान 16 हो गया तो y का मान सीधा सीधा 40 रुपए आएगा। इस सवाल का राइट सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। ये भी एक शानदार सवाल है, और ये क्योंकि मैं देखिए शानदार का मतलब नहीं है, मतलब उपयोगी है। मैं आपको श्योर बता रहा हूं कि हमें शानदार सवाल और बहुत ही दमदार सवाल इसको नहीं ध्यान देना है, हमको ध्यान देना है उपयोगी क्या है, इसमें जरूरत का क्या है, ये ध्यान देने की बहुत जरूरत है। जैसे ये सवाल टाइम एंड वर्क का, ये भले 2016 का सवाल है, लेकिन मैंने इसको प्रेफर किया है इसलिए क्योंकि यह जरूरत की है। सवाल क्या कहता है, ए एक कार्य का 2/5 भाग, हाँ ए एक कार्य का 2/5 भाग x दिनों में करता है। उसके बाद बी को कॉल करता है, बी को कहता है भैया तुम आओ, वे मिलकर शेष कार्य को 6 दिनों में करते हैं। ठीक है, अगर बी को कहता कि तुम अकेले करके बताओ तो कहता सर मुझे अकेले 100/6 दिन लगता है। तो x का मान अपने को बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए मैं आपको करके देता हूं। जैसे इस समय पहली स्थिति क्या है कि x जो है किसी कार्य का 2/5 मतलब अगर हम सोचे तो 40% होता है बेसिकली। इसको कितने दिन में पूरा करता है, x दिन में। अब x का मान अपने को नहीं जानकारी है। सवाल को आगे बढ़ाते हैं। उसने कहा कि उसके बाद b को उसने भाई x दिन तक उसने 40% कार्य को पूर्ण कर लिया था। b को कॉल किया और कहा भाई तुम आ जाओ, और मिल करके शेष काम को, शेष काम मतलब 60% काम को, मैं ऐसे कहूंगा कि ए है ना, इसका नाम ए था, ए तथा बी ने भाई 2/5 के बाद 3/5 कार्य बचेगा, 3/5 भाग को कंप्लीट किया है 6 दिन में। बी दोनों ने मिल करके 3/5 भाग को कंप्लीट किया है 6 दिनों में। तो ऐसी स्थिति में आप मुझे बता दो कि दोनों मिलकर के पूरे काम को कितने दिन में कर लेते। 3 दूना 6 होता है, 2 पंचे 10 होता है। अगर दोनों मिलजुल कर करते तो कितना दिन लगता, 10 दिन लगता। अब सवाल हमसे कहता है कि बी को अकेले में अगर काम दे देता हूं, बी को अकेले काम दे देता हूं तो बी उस काम को 100/6 दिन में कर लेता है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में हमको अगर ए की क्षमता निकालनी है कि ए कितना काम कर पाता है, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर टोटल वर्ग बना लिया 100। एक ऐसी संख्या जो दोनों से कटेगी। क्षमता की बात करो 10 से भाग कर दो तो 10, अर्थात दोनों एक दिन में 10 काम करते हैं, जबकि यह एक दिन में 6 ही काम करता है। ऐसे में ए एक दिन में 4 ही काम करता है। ए एक दिन में 4 काम करता है, एक दिन में 4 काम, ध्यान समझिएगा, एक दिन में वह 4 काम कर लेता है। और इस हिसाब से उसने सोचा कि अच्छा एक बात बताओ, अगर वह एक दिन में 4 काम कर लेता है तो पूरा काम कितने दिन में कर पाता, आप खुद सोच करके बताइए। 100/4 अर्थात 25 दिन लगते कि नहीं, बिल्कुल लगते। कितने काम को पूरा करने में, पूरे काम को। पूरा काम मतलब 100% काम, पूरा काम मतलब 5 काम। तो 5 काम को करने में अगर उसे लगता 25 दिन, तो 2 ही काम करवाना था, 2 काम ही किया था ना उसमें से, तो 5 पचे 25, 5 दूना 10, उसको 10 दिन लगा होगा, तो यही 10 ही x का मान रहा होगा। उसने 40% हिस्से को 2/5 कार्य को 10 दिनों में पूर्ण किया था। 10 दिन, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन बनता। ठीक है, ऐसा सवाल बन रहा है इस समय, इसलिए मैंने इस सवाल को प्रायोरिटी दी। और विश्वास मानिए कि यह सवाल आपके हित का है, फायदे का है। आप अगर करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको दिखेगा, ये श्योर मानकर चलिएगा। ठीक है, और मैं आपको कुछ सवाल ऐसे देता हूं। देखिए, एक बहुत जनरल सवाल आ जाता है कभी कभी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप इस पैटर्न के सवाल को भी बहुत ध्यान से देखिए, समझ में आएगा यह कॉन्सेप्ट। इस सवाल क्या कहता है, 2 धनात्मक संख्याओं का योग 45 है और उनका अंतर कितना है, 19 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। धनात्मक संख्याओं का योग 45 है और अंतर उनका 19 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको कैसे इस सवाल का उत्तर करना है, देखिए ध्यान से। योग मतलब कह रहा है अगर a प्लस b 2 संख्याएं हैं जिनका मान आपको कितना दिया है, 45, और उन्हीं संख्याओं का अंतर कितना दिया है, बोलिए 19। तो संख्याएं, अब इसको तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और इसका एक तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर आपको याद हो, 2 संख्याओं का हमें जोड़ तथा अंतर अगर दोनों दिया है, एक बार दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दे, एक बार दोनों को घटाकर 2 से भाग कर दे। जोड़िए, 9 5 14 होता है, 4 1 5 1 6 होता है, 64/2 करिए तो 1 तो 32 हो गया। दूसरा, अगर हम 45
और 45 से अगर हम लोग यहाँ पर 19 को घटा दें, 45 से 19 को घटाई, देखिए एक बार मैंने कहा जोड़कर 2 से भाग कर, एक बार घटा के, 15 से 9 6 होता है और 3 से 1 2 होता है, 26/2 कर दें 13 हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट सोल्यूशन होगा। देखिए हम जाते तो ऐसे भी जा सकते थे कि हम कह रहे हैं कि जोड़ 45 हो, अब देखिए जोड़िए, यहाँ पर जोड़िए कितना हो रहा है 45 हो रहा है, अंतर भी 19 है, बट बाकियों में देखिए जैसे यहाँ पर जोड़ तो 45 है बट अंतर 15 का है, जोड़ तो 45 है बट अंतर 5 का है, जोड़ तो 45 है, मतलब सब जगह नहीं मैच करेगा। इसको तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी डिसाइड कर सकते हैं। सवाल क्योंकि लेटेस्ट है, सवाल जरूरी है, सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए इसको दिमाग में रख लीजिएगा और ऐसे सवालों पर आप अपना फोकस जरूर बनाइए। ये देखो एक बड़ा कंफ्यूजन वाला रोमन नंबर। अब आपको लगेगा रोमन को हम पढ़ें, बिल्कुल पढ़िए। रोमन के आधार पर सवाल आपको लेटेस्ट पूछा है, और रोमन याद करिए भी पीछे एक परीक्षा थी केवीएस की, उसमें पूछा गया था और इतना हार्ड क्वेश्चंस पूछा गया था कि लोग अक्सर उस पर कंफ्यूज हुए थे, नहीं कर पाए थे। मैं रोमन का एक सवाल करवा रहा हूं, देखिए सवाल क्या कहता है। 32 है प्लस एक्स और आई है, करेक्ट है, और इनका सोल्यूशन करना है और इसको फिर रोमन में लिखना है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जानिए, जैसे 1 का मतलब 1 है, 2 का मतलब 2 है, 3 का मतलब 3 है, 4 का मतलब आपका क्या होता है पता है, IB है, B का मतलब यहाँ पर A होता है, मतलब ये 5 होता है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर BI होता है, BII होता है, BIII होता है, 8 हो गया। 10 होता है दरअसल x, तो उसके पहले XI हो गया, 9 हो जाता है। फिर ऐसे x के बाद 1 लगाइए 11, फिर डबल लगाइए 12, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। यल होता है 50। अब उसके पहले घटाना जोड़ने का इसका अपना पैटर्न है। पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपको एक सेशन देखना होगा, मैं छोटा सा एक क्लिप दे दूंगा आपको रोमन का। अब इसको सोचो 10 10 20 20 3 23 है, x का मतलब 10 है और बगल का नंबर जुड़ता है, 10 10 20 हो गया और ये तीनों मिलकर 23 है, और 30 का मतलब 23 हो गया। 23 को अगर इसमें जोड़ दे 32 में तो कितना होता है बताएं, 3 2 5 3 2 5 55 हो गया। 55 को कैसे लिखा जाता है, यल जो होता है वो 50 होता है, और यल के साथ बी लगा दे तो 55 हो जाएगा, यलवी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। राइट सोल्यूशन यहाँ पर यलवी हो गया 55। अगर मैं आपसे कहूं 54 कैसे लिखा जाएगा, 54 तो क्या लिखेंगे बताइए, आप कमेंट करके बताइएगा, हम भी समझ पाएंगे कि आपके इस सवाल का उत्तर क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, जरूर कंफर्म करिएगा। तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। अगर हमने 55 आपको बोला एलबी है तो 54 का मान क्या होगा, कमेंट करिए। इससे बड़े नंबर आते हैं, 200 300 का भी लिखने का आंसर आता है, सवाल आता है, तो उसको भी आपको करना होता है। अब देखिए जैसे ये सवाल है, कह रहा ये बहुत बढ़िया है भी सवाल है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n है, ठीक है, कि परिणाम का जो अंतिम अंक होगा वो हमेशा क्या होगा। इस पर आपको मैं बता दूं, एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा, अगर कोई प्राकृतिक संख्या n है और n की वैल्यू आप समझ गए हैं, 1 है 2 है 3 है, ऐसे कुछ भी है, मतलब यही तो प्राकृतिक है। 6 की पावर अगर हमारे पास कभी भी बेस के एंड में 0 हो, 1 है 5 है और 6 है, कुछ भी हम पावर लगा दें, कुछ भी पावर लगा दें, उसके इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप 6 की पावर अगर n लिखे हैं तो चाहे जो दुनिया का कोई पॉजिटिव नंबर लगा दे, इसके अंत में आपको 6 ही मिलेगा। ऐसे अगर 5 लिखे हैं तो 5 की भी पावर कुछ भी लगा दे तो 5 ही मिलेगा। तो 6 से 5 निकलेगा तो इसका इकाई मान हमेशा क्या आएगा, बोलिए, इकाई मान हमेशा 1 आएगा। राइट सोल्यूशन यहाँ पर 1 इसके लिए राइट सोल्यूशन बनेगा। जो इस तरह का सवाल बन रहा है आजकल, सीसेट का पेपर उठा के देखिए, ऐसे पैटर्न के सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, तो जरूर इस तरह के सवाल को ध्यान दीजिए। इसलिए मैंने इस सवाल को सेशन में रखा है, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियरिटी रहे, आपको डाउट ना होने पाए ऐसी स्थिति से। करेक्ट है, बिल्कुल आप करिए। इस सवाल का उत्तर आपको खुद बताना चाहिए, हालांकि मैं कर दे रहा हूं। सवाल देख लीजिए क्या है, एकदम सरलीकरण का सवाल है। 9 का वर्गमूल 3 है और 16 का 5 है, 16 का 4 है, 56 है, ये आप देख पा रहे हैं। 56 से 4 घटेगा 52 में, यहाँ पर 3 घटेगा, 52 से 3 घटेगा 49 होगा। 49 का वर्गमूल कर दीजिएगा तो 7 होगा। 7 को 2 से गुणा कर दीजिएगा तो यह 14 हो गया। 14 को अगर इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, एक ये आपके पास देखिए, फिर से एक बार समझिएगा। 9 का वर्गमूल 3 है, 16 का 4 है, ये 56 है, 56 में से 7 निकलेगा 49 होगा। 49 का वर्गमूल 7 दूना 14 होता है। 14 अगर जोड़ेंगे तो 130 में तो कितना हो जाएगा, आप खुद सोचें। 14 जोड़ते ही यहाँ पर 100 कितना हो जाएगा, 4 हो गया। और सॉरी 14 अगर जोड़ा तो हम लोगों ने देखिएगा 14 जोड़िए, इसमें कितना 4 हो गया, और ये आपका 3 1 4 144 हो गया। 144 का वर्गमूल अगर हम लोग करेंगे तो 12 होगा। 12 को 37 में जोड़िए तो 49 होगा, और 49 का फिर से वर्गमूल कर दीजिए 7 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा।
ट्राई कर लीजिएगा, सवाल को जरूर करिएगा, इस तरह के सवाल को कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, करके आइएगा, अच्छे से समझिएगा जिससे क्लियरिटी रहे। जैसे ये देखिए, एक बहुत शानदार सा सवाल आप फेस करने चल रहे हैं और ये सवाल बड़ा ही उपयोगी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। मैंने इस कॉन्सेप्ट पर, जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है, इसके सॉल्यूशंस का है, इसके हिसाब से लाइन के प्रेजेंटेशंस का है कि रेखाएं समांतर होती हैं, समपाती होती हैं, रेखाएं आपकी जो है मतलब रेखाएं एक दूसरे के साथ पैरेलल होती हैं, ये सब मैंने आपको समझाया है। आप देखो सवाल क्या कहता है, समीकरण का जो युग्म है 2 की पावर x प्लस वाई बराबर 16 दिया है। 2 की पावर x प्लस वाई कितना दिया है? 16। इसके बाद देखिएगा 64 की पावर x माइनस वाई बराबर 2 है कि जो हल होंगे अद्वितीय हल होंगे, अनंत हल होंगे, कोई नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा। इस प्रकार से सवाल आपसे कहा है। मैं इसको सबसे पहले इंडिसेस के आधार पे लिखूंगा 2 की पावर x प्लस वाई बराबर कितना है बताओ? 16 है, ठीक है। और यहां पर देखिए दूसरा क्या है, 64 की पावर क्या लिखा है? 64 की पावर x प्लस वाई है, 64 की पावर x माइनस वाई है, नॉट प्लस वाई। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 64 की पावर x माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 2 दिया है। अब सबसे पहला काम, इसको प्रॉपर इक्वेशन के रूप में लिखिए। इसको हम पहले वाले को क्या लिख सकते हैं समझिएगा। पहले वाले को लिखूंगा 2 की पावर x प्लस वाई बराबर 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं। यहां से जब बेसिस सेम होता है तो मैं लिख सकता हूं कि x प्लस वाई बराबर 4। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। इसकी बात करो, 64 मतलब 2 की पावर 6 होता है और x माइनस वाई हो गया, बराबर आपका यहाँ पर 2 की पावर 1 है, इसमें भी बेसिस सेम है, तो हम लिख सकते हैं क्या? 6 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना है? यहाँ पर 1 है। अब इसको हम x माइनस वाई बराबर कितना लिखेंगे? 1/6 लिखेंगे। ये समीकरण नंबर आपका 2 है। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरणों को हम कंपेयर करेंगे और उसी हिसाब से इक्वेशन को डिसाइड करेंगे। समीकरण पहला है x प्लस वाई बराबर कितना? 4। दूसरा कितना है? x माइनस वाई बराबर 1/6। करेक्ट है। अब हम लोग को पता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार से समीकरणों को लिखा जाता है। और उसमें भी आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है तो अद्वितीय हल होता है। मैंने इसी हिसाब से इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1/1 पाया और यहाँ पर 1/-1 है। तो समीकरण मतलब a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है। इसका मतलब इस इक्वेशन के अद्वितीय हल होंगे, बट कौन कौन होंगे? अब अद्वितीय हल में ऑप्शन देखो 2 हैं। ऑप्शन 1 तो ए है और दूसरा ऑप्शन ए है। अब इनमें कौन इसका उत्तर है, इसको समझिए आप लोग। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि भाई जब मैंने इन दोनों को जोड़ा, क्योंकि हर दोनों के बराबर हैं, तो जोड़िए 13, 23, 25, 48/12 4 हो गया। मैथ तो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं 23 से 25 घटाऊंगा तो -2/12 होगा। और ये जबकि पॉजिटिव है, देखिए 1/6 है, तो ये तो नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिएगा, यहां पर भी जोड़ के देखिए, 12 करिए तो 4 आएगा, सही है। और 25 से 23 घटाइए 2 होगा, 2/12 मतलब ये आपका माइनस में आएगा, सॉरी यहाँ पर आपके पास यहाँ पर प्लस में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव घट रहा है। तो 1 कितना हो जाएगा बताएं? 6 हो जाएगा। तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। अद्वितीय हल होगा, x का मान 25/12 और y का मान 23/12। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। सभी लोग उतार लें, डी ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको जरूर अच्छे से करिएगा, जरूर समझिएगा। एक और सवाल मैं आपको करवा देता हूं बस आज के सेशन में, जिससे कि आपको इतना क्लियर रहे और इतने में आप लोग जरूर हल करके आइए। हल करिएगा 25 तारीख वाले, सॉरी 5 तारीख वाले जितने लोगों को पेपर देना है, सभी लोगों को सभी सवालों को हल करके जाना है, ठीक है। बिंदुओं 0,2 है, 0,2 है और 1,-3 है से गुजरने वाले सीधी सरल रेखा का समीकरण बताइए। मैं आपको बता दूं, सरल रेखा का समीकरण जब कोई रेखा 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है। अगर एक बिंदु आपका x1 y1 है, ठीक है, और एक बिंदु क्या है बताइए? x2 y2 है। इस समय अगर हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन का रूल होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ठीक है, इज इक्वल टू। इस समय जब हम सरल रेखा बनाते हैं तो सरल रेखा का बनने का जो प्रोसेस होता है इस सूत्र पर काम करेगा। देखिए इक्वेशन हम लोग जनरेट कर रहे हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। करेक्ट है। तो यहाँ पर y की वैल्यू जैसे जनरली हम लोग y मान लें और अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये 0,2 है, ठीक है, और अगला कितना है? 1,-3 है, 1,-3 है।
आइए देखते हैं, समझते हैं। y माइनस वाई वन, वाई वन कितना है बताएं, यहाँ पर 2 है, y माइनस 2 हो गया। y2 कितना है अपने पास, -3 है, देख लीजिएगा। y1 कितना है, 2 है, बटा x2 कितना है, 1 है, और x1 कितना है, 0 है। x माइनस x1 मतलब 0 है, तो लिखिए y माइनस 2 बराबर, ऊपर -5 है, नीचे 1 है, 1 लिखने ना लिखने कोई फर्क नहीं है। तो y माइनस 2 बराबर है -5x हो गया। अब इसको इधर ही कर लीजिए, तो 5x हो गया प्लस y हो गया, -2 बराबर 0। 5x प्लस वाई -2 बराबर 0, 5x प्लस वाई -2 बराबर 0, जो आपसे नंबर आपको ए में दिया है, इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर है। तो आज के सेशन में मैंने कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लिए हैं, जिनको जिनको 5 तारीख को पेपर देना है, जरूर इस सेशन को देखकर जाएं। सेशन कैसा लगा, कितना उपयोगी, आप कमेंट करके बताइएगा। किसी टॉपिक में आपको डाउट लगता है जिनका आगे भी पेपर है, तो आप जरूर मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मुलाकात अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।